सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। वे क्या थे, उनका संबंध किससे था? तो वे एक साहित्यकार थे। तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, पहले आप मुझे बताओ, इनका नाम आपने कहीं सुना है क्या? इनके नाम से कुछ याद आ रहा हो आपको? तो याद आना चाहिए। सबसे पहले तो इसको कहीं लिख रहे हो तो ऊपर 4-5 स्टार लगा लेना और लिख लेना कि ये प्रश्न एग्जाम में आना पक्का है। अभी इसी साल मार्च के महीने में हमने पढ़ा था कि 2024 के लिए 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था? इन्हीं को दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को। अब याद आया होगा आपको। और कहां से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। और हमने पढ़ा था ये ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं। और वैसे बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार थे ये। कहां से? छत्तीसगढ़ से। तो इसीलिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। उनकी कविताओं का जो पहला संग्रह था अभिक्ष जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके बहुत सारे वैसे उपन्यास हैं, कुछ प्रमुख मैं आपको बताऊं, 2-3। तो एक नौकर की कमीज थी, जिसपे तो मूवी भी बन चुकी है, फिल्म आ चुकी है इसके ऊपर। एक थी दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेंगे। और भी कई सारे उपन्यास थे इनके। अच्छा, निधन वाला प्रश्न है। कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको व्यक्तियों के नाम बताता हूं जिनका भी निधन हुआ। जैसे डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक थे जेम्स डी वॉटसन का निधन हो गया। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला। और मारुति चितमपल्ली वह एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में ही पद्मश्री मिला था, तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। निधन हो गया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। और प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वह ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिला। और स्वराज कौशल एक क्रिमिनल लॉयर और इंडियन पॉलिटिशियन थे, हिमाचल प्रदेश से। सुषमा स्वराज के पति थे वो। मिजोरम के तीसरे नंबर के गवर्नर भी रह चुके थे। भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2016 और महाराष्ट्र का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी इनको मिला था। और भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कमला लक्ष्मी नारायण, या इन्हीं को बेबी कमला भी कहते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। और 1970 में पद्म भूषण मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिल चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। अच्छा, एक और नाम यहाँ पे ऐड कर लेना आप। अभी हमने पढ़ा था कि भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जिन्होंने जीता था, मेहर कास्टेलिनो उनका नाम था, उनका भी निधन हो गया। वो मुंबई से थी। ठीक है, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में तीसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट शामिल हुआ है, उसका नाम बताओ। तो आंसर होगा आईएनएस अंजदीप। तो आईएनएस अंजदीप की बात करते हैं। तो याद रखना, ये एक एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका निर्माण किसने किया? गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। और इसने तमिलनाडु के कट्टुपल्ली स्थित एल&टी लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के सहयोग से इसको तैयार किया। ये 80% तक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। इंडिजिनस हम इसे बोल सकते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना ये है क्या? एंटी सबमरीन, यानी कि सबमरीन को नष्ट करता है ये। और शेलो वाटर क्राफ्ट मतलब ये कम गहराई में भी, उथले पानी में भी बड़ी आसानी से चल सकता है, इस तरह का ये जहाज है। क्या नाम है इसका? आईएनएस अंजदीप इसका नाम है। और इस जहाज का जो नाम है अंजदीप, ये कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पे इसका नाम रखा है। तो इसके आने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी, तटीय निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। देखो, इस तरह के ये जो एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के टोटल 16 जहाज बनने हैं। जिसमें से 8 बना रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता और 8 बना रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो जो गार्डन रिच शिप बिल्डर ने बनाया, अभी तक 3 बना चुका है। सबसे पहला बनाया था आईएनएस अर्नला, आईएनएस एंड्रॉथ, और अब ये तीसरा आ गया आईएनएस अंजदीप। ठीक है, तो ये वाले अर्नला श्रेणी के कहलाएंगे। और जो कोचिन शिपयार्ड बना रहा है 8, वो भी 8 बनाएगा, लेकिन उसमें से अभी तक पहला बना है आईएनएस माहे। अब जो उसमें बनेंगे, जो वो बनाएगा, वो माहे श्रेणी के कहलाएंगे।
ये माह है तो आपको याद हो, अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप, तो अभी पिछले महीने नवंबर के महीने में ही हम लोगों ने पढ़ा था, इसे मुंबई से कमीशन किया गया था। और आईएनएस अर्नला और एंड्रोथ को ये भी 2025 में ही हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, इसे विशाखापत्तनम से कमीशन किया गया था। और अर्नला श्रेणी का ही है ये अंजदीप। ये बात जरूर ध्यान रखना वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। और ये सब सोवियत संघ में निर्मित अभय श्रेणी के जहाजों की जगह लेंगे, जिन्हें 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अच्छा, आईएनएस का मतलब क्या हो गया? इंडियन नेवल शिप। इसी तरह के कुछ और प्रश्न रिवाइज कराऊंगा आपको। आईएनएस विक्रांत क्या है? भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये आईएनएस अर्नला और आईएनएस एंड्रोथ अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है और भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिघात। ये कल परसों मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था। और आईएनएस अरिदमन क्या है? भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ये मतलब वही परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिदमन। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत नाम है आईएनएस निर्देशक। इसमें पहला था आईएनएस संध्याक। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित आईएनएस सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की थी। इसका नाम है विनेत्रा। रशिया ने हमें आईएनएस तुशील बना करके दिया था। और भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ, आर्टिफिशियल रीफ, ये कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए कौन से जहाज को डुबोएंगे? आईएनएस गुलदार को। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा, इसका नाम है, इसे कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। आईएनएसवी कौंडिन्य, प्राचीन सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसी का नाम है आईएनएसवी कौंडिन्य। और भारतीय नौसेना में साइलेंट हंटर यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट जो आईएनएस माहे उसको शामिल कर लिया गया। ये देखो, यही वो माहे वाला प्रश्न कहा था ना, भी पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले। कोचीन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने कर्मश्री रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना कर दिया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल की जो ममता सरकार है, उन्होंने अपनी रोजगार गारंटी योजना जो वहां पे चलती है कर्मश्री योजना, उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया। अच्छा, क्यों कर दिया? आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि केंद्र सरकार ने जो मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसका नाम बदलकर वीबीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया है। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रही है। उन्होंने इस पर विरोध जताया और कहा कि केंद्र सरकार भले ही महात्मा गांधी का नाम योजना से हटा दे, लेकिन हम हमारी योजनाओं में महात्मा गांधी का नाम लेकर के आएंगे। इसी कारण से उन्होंने अभी अपनी एक योजना का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा। कौन सी योजना? मैंने आपको बताया, कर्मश्री योजना। इसका नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया है, महात्मा गांधी जी के नाम पे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इस योजना में जो कार्य दिवस होते थे उसकी संख्या को 75 से बढ़ा करके हम 100 दिन करने वाले हैं। एक्चुअली में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र के द्वारा पश्चिम बंगाल को मनरेगा का फंड देना बंद करने के बाद वहां की जो ममता सरकार है, उन्होंने मार्च 2024 में ही ये कर्मश्री योजना शुरू की थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वीजी रामजी जो योजना है, जिसका नाम मनरेगा के नाम पे रखा जा रहा है, उसमें रोजगार की अवधि को 100 दिन से बढ़ा करके कितने दिन किया जाएगा? ये भी प्रश्न पढ़ाया था मैंने आपको। तो आंसर होगा 125 दिन। ध्यान रखना इसको। अब ये नाम बदलने से संबंधित प्रश्न है, तो नाम बदलने से ही संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज कराऊंगा, देखना ध्यान से। अभी महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर हो गया। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप हो गया और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर हो गया। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, अब उसे श्री विजयपुरम कहते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जाना जाता है। राजपथ हो गया, कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल, जो कि एक तरह की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका नाम बदलकर गांडीव हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कहते हैं। राजस्थान में फोय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर हो गया। और उत्तराखंड में एक सुरंग का नाम भी बदल दिया गया। सिल्क्यार सुरंग पहले इसका नाम था, अभी इसे बाबा बौखनाक सुरंग कहते हैं। और भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, अब उसे भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। और बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी हो गया।
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। उसके अलावा कुछ और भी नाम है। मुंबई के पुराने कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज हो गया। झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पे कर दिया। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर भगवान परशुराम जी के नाम पे परशुरामपुरी कर दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर दिवंगत लोक नेता दिनकर बाबू पाटिल के नाम पे कर दिया। और ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया और राज्यपालों के राज्य भवनों के नाम बदलकर लोक भवन किया गया और केंद्र सचिवालय को कर्तव्य भवन अब कहा जाएगा। ठीक है, तो ये नाम बदलने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए, लगभग 25 के ऊपर प्रश्न है। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम है काशीवाज़ाकी कारिवा, इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा जापान। तो काशीवाज़ाकी कारिवा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखना पहले तो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था। कहां पर मिलेगा? जापान में। एक्चुअली में हुआ क्या, 2011 में एक भूकंप और उसके कारण सुनामी आई थी और वहां पे जो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो बुरी तरह से तबाह हो गया था और इस हादसे में रेडिएशन लीक हुआ था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। और उसके बाद जापान ने सुरक्षा के लिहाजा से देश भर में जितने भी 54 परमाणु रिएक्टर थे उनको बंद कर दिया था। पर अब लगभग 15 साल के बाद ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जापान परमाणु ऊर्जा की ओर फिर से लौट रहा है और इसी के तहत अब दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये जो काशीवाज़ाकी कारिवा, इसको फिर से शुरू करने जा रहा है जापान। और इसका संचालन टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी करेगी, जिसने फुकुशिमा प्लांट को भी ऑपरेट किया था जो तबाह हो गया था वो वाला। इसमें टोटल 7 रिएक्टर है, ये समुद्र के किनारे पर स्थित है और इसकी क्षमता, टोटल क्षमता कितनी है इस प्लांट की? 8.2 गीगावाट है। गीगा मतलब होता है 10 की पावर 9। अच्छा, एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताओ, जो चार्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब अभी अस्तित्व में नहीं है, ऑपरेशन में नहीं है, वो तो तबाह हो चुका है, लेकिन प्रश्न मेरा ये है कहाँ पर था? जापान में आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ परमाणु से संबंधित, न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित प्रश्न है आपके लिए। जैसे कि परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा? 100 गीगावाट। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश। और रशिया ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम है पर्म, इसको लॉन्च किया था। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला। आज ही हमने पढ़ा इनके बारे में। और भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट कहां पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के नवादा जिले के रजौली में। और नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी, ऐसा कहा उन्होंने। भारत की तीसरी जो परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम है INS अरिदमन। तो ये तो न्यूक्लियर से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के मिलते जुलते प्रश्न थे, मैंने आपको रिवाइज कराए। जापान की बात चल रही है तो ले चलते हैं आपको जापान भी। ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो हो गई, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री अभी बनी थी साने ताकाइची, यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री है। यहाँ की संसद को कहते हैं डाइट। और कौन सा देश सूर्योदय का देश कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो जापान आंसर होगा। अच्छा, जापान से 2-3 प्रश्न मैं आपको बता दूं, वो याद रखना। एक तो अभी रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये बनाया था जापान ने ही। उसके अलावा अभी जो मैथ्स का जिसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एबेल पुरस्कार, ये भी दिया गया था इस साल का मसाकी काशिवारा को, ये जापान से हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो याद रखना, हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे पूर्व या यूं कहूं 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है ये। उन्होंने अपने जीवन में अधिकांश समय किसानों के कल्याण और कृषि सुधारों के लिए काम किया था और इसीलिए उनको किसान नेता के रूप में पहचान मिली थी। अच्छा, यूं बताओ, उनका जो स्मारक स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? किसान घाट के नाम से। 2024 में भारत रत्न सम्मान भी उनको मिला था और वर्तमान में हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखना। अच्छा, डेज आपको रिवाइज कराऊं एक बार फिर से दिसंबर के, चलो रिवाइज कर लो। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस, और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया नागालैंड में ही।
1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस भी था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस, 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 21 दिसंबर एक तो विश्व ध्यान दिवस और विश्व बास्केटबॉल दिवस, और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, जहाज और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए, विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार किस निकाय की स्थापना करेगी? तो आंसर होगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। तो भारत सरकार ने एक नई स्टैच्यूटरी बॉडी को बनाने की अभी डिसीजन लिया है। इस बॉडी का नाम ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी रखा गया है। इसका काम क्या होगा? वेसल्स को यानी कि शिप्स को और पोर्ट फैसिलिटीज की सिक्योरिटी को देखना। इसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के सेक्शन 13 के अंतर्गत बनाया जाएगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के अंदर काम करेगी। आप मुझे बताओ, हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं वो कौन है? तो आपको याद है, सर्बानंद सोनोवाल है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, जिस तरह से जो हमारे प्लांट्स हो गए, हमारे हवाई अड्डे हो गए, उनकी जो सिक्योरिटी संभालती है कौन? सीआईएसएफ। अब सीआईएसएफ को ही जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उनकी सिक्योरिटी का काम भी सौंपा गया है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि भारत का पहला स्वायत्त शिपयार्ड यानी कि ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बनाया जाएगा। और हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने वाराणसी से भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक संचार उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसरो। अच्छा, उस उपग्रह का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो सब मैं आपको बताता हूं, देखना। तो अभी लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, एक तो ये उस सैटेलाइट का नाम याद रखना। अच्छा, ये सैटेलाइट है किसका? AST स्पेस मोबाइल कंपनी अमेरिका की, ये उसका है। और अभी इसी को इसरो ने 24 दिसंबर को लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? LVM-3M6। आप जानते हो ये जो LVM-3 रॉकेट है, ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो कि सबसे भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर के जाता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ लॉन्चिंग व्हीकल और सैटेलाइट्स के बारे में आपको रिवाइज कराता हूं जो इसरो ने लॉन्च किया अभी, मतलब इसी साल। एक तो प्रोबा 3 मिशन याद रखना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसे इसरो ने लॉन्च किया था किस रॉकेट से, किस लॉन्चिंग व्हीकल से? तो PSLV C-59। और स्पेडेक्स मिशन, ये भारत का 99वां मिशन था, 99 नंबर का मिशन था। इसका मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसे PSLV C-60 से लॉन्च किया था। और NVS-02 उपग्रह को GSLV F-15 से लॉन्च किया था। ये हमारा 100वां मिशन था। उसके अलावा हमारा 101वां जो लॉन्चिंग था, 101वां जो मिशन था, उसमें हमने EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 को लॉन्च किया था। किससे? PSLV C-61 से। और निसार सैटेलाइट को भी भारत से लॉन्च किया गया था। निसार को नासा और इसरो ने मिलकर के लॉन्च किया भारत से ही। किससे? GSLV F-16 से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको याद है आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन, उसको हमने 2023 में लॉन्च किया था, लेकिन प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारत का पहला सूर्य मिशन था। उसे हमने किससे लॉन्च किया था? याद रखना, PSLV C-57 से। और चंद्रयान 3 भी आपको याद होगा, उसे हमने लॉन्च किया था LVM-3M4 से, जिसे बाहुबली या फिट बॉय भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान, जिसका नाम है शेवलियर डी लेओन्ड्रे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटर्स, इतना सारा नाम आपको याद नहीं रहेगा, शुरू का ये शब्द याद रख लो, इसी से समझ में आ जाता है। ये फ्रांस का सम्मान है, शेवलियर। ठीक है, शेवलियर डी लॉड्रे याद रख लो। तो अभी इस सम्मान से सम्मानित किया गया रवि DC को।
ये मलयालम प्रकाशक हैं, पब्लिशर हैं, रवि डीसी। और उन्हीं को अभी भारत और फ्रांस के बीच साहित्य, अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए ये जो फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान है ना, शेवलियर डी ऑड्रे, इससे इनको सम्मानित किया गया। ये जो रवि डीसी हैं, वे डीसी बुक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डीसी बुक्स ये भारत की एक प्रतिष्ठित प्रकाशन यानी कि पब्लिशिंग कंपनी है जो बुक्स वगैरह को पब्लिश करती है। और उन्होंने कई प्रसिद्ध जो फ्रांसीसी भाषी जो लेखक हैं उनकी रचनाओं को मलयालम अनुवादों में प्रकाशित किया, पब्लिश किया, और उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। शेवलियर डी लॉर्ड्स, इस सम्मान की बात करें तो ये एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है जिसको स्थापित किया गया था 1957 में। तो ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने फ्रांस और विश्व स्तर पर कला, साहित्य और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो इस बार का याद रखना, ये जो फ्रांस का जो ये नागरिक सम्मान है शेवलियर डी लॉन्ड्रे, ये रवि डीसी को दिया गया। वैसे कुछ और अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, इस साल के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। जैसे कैंटन आर मिलर अवार्ड IUCN के द्वारा दिया जाता है, अभी सोनाली घोष को दिया गया था और ये अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला है ये। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला, अमेरिकी हैं। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 DRDO को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जेनाली मोदी को मिला, मुंबई से हैं। और PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत मिला। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को। ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद पुखरामबम को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार है ये, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को मिला। ये कहाँ का है? कर्नाटक का। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायणन को, इसरो के जो हेड है। अच्छा, इसरो के हेड का नाम जरूर याद रखना, पीछे वाले क्वेश्चन में शायद मैं इसरो आपको रिवाइज कराना भूल गया। तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है और इसरो के हेड है V नारायणन। और पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 और पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को मिला, उनके उपन्यास वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को मिला, ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मोरक्को ने। तो फीफा अरब कप 2025 इसका आयोजन हुआ 1 से लेकर 18 दिसंबर तक। कहां पर? कतर में। जीत लिया मोरक्को ने। मोरक्को ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। किसको हराया? जॉर्डन को। तो ये जो फीफा अरब कप है, नाम से समझ में आ रहा है अरब देशों का एक इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन है, मतलब अरब देशों के बीच में ही होता है, 4 साल में एक बार होता है ये। अच्छा, आज मैं फुटबॉल से ज़्यादा आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि हमने बहुत बार फुटबॉल के बारे में अभी कुछ ही दिनों में रिवाइज कर लिया। तो एक तो फीफा देख लेते हैं। फीफा फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली वर्ल्ड वाइड बॉडी है। तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है ज्ञान इन्फेनिटो। और ये याद रखना है कि पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। ये कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज है, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सबका संबंध है फुटबॉल से। और ये थोड़ा सा देख लो, अभी जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे और मेंस वर्ल्ड कप होंगे लेटेस्ट, ये कहाँ पर होने वाले हैं? जैसे 2027 में होगा अभी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राजील में होगा, और 2026 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा। कहाँ पर? 3 देशों में, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। ठीक है, आप मुझे बता दो इनके मैस्कोट क्या है। अभी कल परसों ही मैंने आपको रिवाइज कराए थे। ठीक है, बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड ये बुक आई है, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मोहर बसु ने। तो बुक का नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इसको लिखा है मोहर बसु ने। इस बुक में सलमान खान के करियर और उनके लाइफ के बारे में बात की गई है। मोहर बसु ये जो लेखिका है ये पश्चिम बंगाल से हैं। इससे पहले वो शाहरुख खान के ऊपर भी एक बुक लिख चुकी हैं, शाहरुख लेजेंड आइकॉन स्टार नाम से। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, इसको लिखा T शिवानंद ने। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, इसको हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दूसरे नंबर के, अनिल चौहान ने लिखा। महात्मा गांधी और पर्यावरण को TN खोशू ने। विंग्स ऑफ वेल्लोर को स्वप्निल पांडे। डिफरेंट बट नॉ लेस को अनुपम खेर। मदर मैरी कम्स टू मी, मेमोयर है ये, अरुंधति रॉय का इंपॉर्टेंट है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमिश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, इसको लिखा लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने।
द राइज ऑफ द हिटमैन को आर कौशिक ने, हिटमैन के ऊपर है ये, रोहित शर्मा के ऊपर। एम एस स्वामीनाथन द मैन वो फेड इंडिया, प्रेमबदा जयकुमार ने। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड को कैप्टन एस एन अहमद ने। टू द सेवन जनरेशन डॉक्टर वी आई मथन। सौमित्र चटर्जी एनएस वर्ल्ड को संघमित्र चटर्जी ने, चक्रवर्ती ने। और द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को पंकज मिश्रा ने। माई बिलव्ड वाइफ को अमिताभ कुमार ने और स्पीकिंग विद नेचर को रामचंद्र गुहा ने। ठीक है, लगभग 17 बुक्स को हमने रिवाइज कर लिया, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। टर्नर प्राइज 2025 को जीता है अन्ना कालू ने, स्कॉटलैंड से हैं। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक ये अभी लॉन्च किया था अमेरिका ने। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की एमपी ने। और अंडर 19 मेंस एशिया कप खिताब जीता है पाकिस्तान ने। पीएम मोदी के द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध अश्वगंधा से है। क्वाड देशों ने अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास कहां पर किया, गुआम में। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंधाना। और भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देश सर्वेक्षण अभी लॉन्च कहां पर किया गया, दिल्ली। और आखिरी प्रश्न था, विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया 21 दिसंबर को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा बंगलुरु, कर्नाटक में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।